हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लासेस। टॉपिक चल रहा है बायोडाइवर्सिटी का। आज पांचवा भाग है, कहने का मतलब है अंतिम भाग है। आज लास्ट भाग है बायोडाइवर्सिटी का, वो हम बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी पिछले क्लास की बातें, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे भाई? प्रोजेक्ट देख रहे थे, परियोजना देख रहे थे कि जीवों को, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित करने के लिए, संवर्धन के लिए, उनके विकास के वृद्धि के लिए विभिन्न परियोजना लाए गए थे। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न परियोजना लाए गए थे। जैसे कि ये 10 लिस्ट मैंने बताया था और यही हम पढ़ेंगे, ऐसा मैंने कहा था, जिसमें से 6-7 हम पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी है जो आज हम देखेंगे। अब देख सकते हैं बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, हुंगल परियोजना, गिद्ध परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गैंडा संरक्षण परियोजना, गिर सिंह परियोजना। ये सारे परियोजना आपको पढ़ने थे, जिसमें से बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, हुंगल परियोजना, गिद्ध परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना, ये 6 परियोजना हो चुकी थी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले हम बात की थी बाघ परियोजना की, जिसका उद्देश्य था कि बाघों की संख्या में हो रही कमी को वृद्धि करना है, उनको संरक्षित करना है, संवर्धन करना है, प्रजनन के लिए आवास जो है उनके लिए संरक्षित करना है। बाघ संरक्षण सम्मेलन हुआ था रूस में 29 जुलाई 2010 को, जिसका उद्देश्य था कि 2010 से लेकर 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी की जाए, जिसका उद्देश्य, ठीक है, ये जो था वो 2018 में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, 2018 में पूर्ण किया कर चुके हैं। फिर मैंने बताया था 29 जुलाई को सम्मेलन होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पर मनाया गया था भारत में। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या उस समय कितनी थी? 9 थी। ये भी आपको याद रखना। फिर एक शब्द आया था NTCA। क्या भाई? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका कार्य क्या था? बाघों की जनगणना करना, और जनगणना का आधार कैमरा लगाकर, सैटेलाइट से DNA विश्लेषण करके, पंजों के निशानों से आदि के आधारों पर बाघों की क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। किनके द्वारा? NTCA द्वारा। साथ ही साथ किस स्थान को प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करना है, ये कौन डिसाइड करता है? NTCA ही डिसाइड करता है। फिर एक और हमने देखे थे MSTIPS, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर। ये क्या करता है? टाइगर की, बाघों का निरीक्षण करता है, संरक्षण करता है, विकास, संवर्धन आदि के लिए उत्तरदायी है। फिर दूसरे नंबर पर हमने बात की थी हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाथी परियोजना की शुरुआत फरवरी 1992 में की गई, जिसका उद्देश्य हाथियों की अधिक संख्या वाले राज्यों में उनके वास स्थान में उसको संवर्धन, संरक्षण और विकास कराना। ठीक है, हाथियों की संख्या में कमी का कारण हमने बात की थी कि एक्सीडेंट हो जाना, शिकार हो जाना, ठीक है, शिकार करना, एक्सीडेंट हो जाना आदि क्या थे? हाथी की जनसंख्या में कमी ला रही थी। और इसके तहत क्या लाया गया था? माइक लाया गया था। माइक कहने का मतलब मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिमेंट्स। हाथियों की संख्या हेतु शिकार को रोकना है, हाथियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, हाथियों की संरक्षण के लिए क्या करना है? शिकार को रोकने के लिए ये माइक लाया गया था। फिर मैंने बताया 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था, नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया था। 2011 में जागरूकता अभियान लाई गई थी हाथियों की संरक्षण के लिए, उनको शिकार न करने के लिए, ठीक है,
एक जागरूकता अभियान लाई गई थी, उसका शुभारंभ किया गया था और इसका जो टैगलाइन था वो था हाथी मेरे साथी का शुभारंभ कर दिया गया था 2011 में। फिर हमने देखिए हुगल परियोजना या हुंगल परियोजना, हुगल प्रोजेक्ट। हुगल क्या था मैंने बताया था, यह एक प्रकार का कश्मीरी हिरन था और भारत में दाजी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु इसको घोषित किया गया था। शुरुआत कब की गई थी इस परियोजना की? हुंगल परियोजना की शुरुआत 1970 में की गई थी और किसके किसके द्वारा की गई थी? दो संस्थाओं द्वारा मिलकर की गई थी। एक जिसका नाम है IUCN, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, और एक दूसरा है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिनका उद्देश्य था कि हुंगल की संख्याओं में वृद्धि करना, संरक्षण करना, हुंगल को उनका संवर्धन करना, विकास करना आदि इनका उद्देश्य था। फिर चौथे नंबर पर हमने बात की थी गिद्ध परियोजना, और इसका उद्देश्य था गिद्धों की जनसंख्या में आ रही कमी को बचाना था। तो सभी के उद्देश्य सेम थे, मैंने कहा उनकी वृद्धि करना, उनका विकास करना, संवर्धन करना, उसको बचाना, ठीक है, यही सबका उद्देश्य रहेगा। IUCN गिद्ध को गहन संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया। गहन संकटग्रस्त कहने का मतलब अति संकटग्रस्त प्रजाति में इसको रखा गया है, और ये कब रखा गया है? 2000 में। 2000 में गिद्ध को गहन संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया। संख्या में आ रही कमी के कारण क्या बताया कि गिद्धों को दी जाने वाली दर्दनाक जो दवाई है, डिक्लोफेन नामक दवाई, जो जानवरों को उनके दर्द के कारण ये दवाई दी जाती है उनको इलाज के लिए, लेकिन गिद्ध क्या करते हैं, जो मर जाते हैं जानवर उनको ये खाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से वो गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। उस दवाई के असर से गिद्धों की भी मृत्यु हो रही थी, जिसके कारण से 2004 में आप देख सकते हैं 2004 में इसको रोक लगाए थे कि इसको ये डिक्लोफेन नामक दवाई का रोक 2004 में लगा दिया गया था। फिर हमने देखे गिद्ध संरक्षण परियोजना के अंतर्गत कहाँ कहाँ ये परियोजना खोले गए, कहाँ कहाँ इसका संवर्धन, संरक्षण और इसका विकास किया गया। इसके लिए शुरुआती दिनों में आप देख सकते हैं भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर में इनकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि गिद्धों की जनसंख्या को बढ़ाना था। साथ ही साथ गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले गए, गिद्धों के प्रजनन हेतु गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले गए। कहाँ कहाँ पर? पिंजौर में, हरियाणा के पास पिंजौर, असम के रानी में और पश्चिम बंगाल के राजभाट खावा में क्या खोले गए? गिद्ध प्रजनन खोले गए थे। फिर हमने देखे थे नेक्स्ट गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण, ठीक है। डॉल्फिन क्या था मैंने बताया था, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, मेघना नदी पर, साथ ही साथ भूटान में, बांग्लादेश में, नेपाल में आदि स्थानों पर ये डॉल्फिन पाया जाता है, लेकिन विशेष प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं गंगा नदी पर, और स्थानीय नाम इसको सुसु या सुसु के नाम से जाना जाता था। और इस गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना को उद्देश्य क्या था कि डॉल्फिन का संरक्षण करना, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संबंधित थे, जैसे कि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये याद रखिए। फिर सेकंड मैंने कहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखा गया। फिर मैंने कहा कि एक अभ्यारण्य खोले गए थे, किसके लिए? इसी डॉल्फिन के लिए, जलीय जीव डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य खोले गए कटल गांव में, सुल्तानपुर बिहार के मध्य गंगा क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण हेतु विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का शुभारंभ किया था, स्थापना की गई थी। फिर हमने देखे थे हिम तेंदुआ परियोजना, जिसका उद्देश्य क्या था? हिम तेंदुआ का संरक्षण, ठीक है, संरक्षण प्रदान करना, हिम तेंदुआ को क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है, जिसका शुरुआत 20 जनवरी 2009 को किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे कि IUCN ने 1972 में इसे संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था। फिर मैंने कहा कि यह हिमालयी क्षेत्र में मिलता है, खासकर हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, और इस परियोजना 5 हिमालयी क्षेत्रों में ये परियोजना स्थापित किया गया था।
जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में आदि स्थानों में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए परियोजना लाई गई थी। एक और परियोजना था प्रोजेक्ट SOS, सेव आवर स्नो लेपर्ड। ठीक है, और ये लाया गया था किसके द्वारा? WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, जिसका उद्देश्य हिम तेंदुओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास करना था। तो ये हम 6 देख चुके थे। ठीक है, अगर देखें तो हम कितने 6 देख चुके थे। आज की बात हम करेंगे समुद्री कछुआ पर, मगरमच्छ परियोजना पर, गेंडा संरक्षण परियोजना पर और गिर सी परियोजना पर। तो ये 4 क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। आज है बायोडाइवर्सिटी का 5वां भाग और अंतिम भाग। चलिए, समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना। सातवां आज हम बात करें तो क्या है भाई? समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना। चलिए, इसकी बात करें तो कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे, जैसे कि इनकी शुरुआत कब हुई थी। समुद्री कछुआ, समुद्र में पाए जाने वाले जो कछुआ है, ठीक है, उनका जो है संरक्षण के लिए शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत किया गया था 1999 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना लाया गया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत अगर देखें तो एक है, समुद्री कछुआ को IUCN ने किस कैटेगरी में फिट किया है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। IUCN ने इन्हें या इसे संकटग्रस्त प्रजाति में रखा है। संकटग्रस्त प्रजाति में रखा है। पहली बातें। दूसरी बातें, इस परियोजना को 10 तटीय राज्यों में चलाई गई थी। 10 तटीय, ठीक है, 10 तटीय राज्यों में चलाई गई थी। ये याद रखेंगे। चलिए, एक नाम है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन ओलिवर। ठीक है, ऑपरेशन ओलिवर।
ये ऑपरेशन ओलिवर क्या है भाई? इसके तहत वर्ष 2013 में उड़ीसा तट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा, ठीक है, ये ऑपरेशन चलाई गई थी। किसके द्वारा अगर चलाई गई थी तो भारतीय तटरक्षक, 2013 में भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाई गई ऑपरेशन ओलिवर, और जिसका उद्देश्य क्या था? इस ऑपरेशन ओलिवर का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि कछुए के प्रजनन को सुरक्षित करना। प्रजनन क्षेत्र जो है कछुए की, प्रजनन क्षेत्र को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ अवैध मत्स्य को रोकना है। अवैध मत्स्यन को क्या करना है? रोकना है। ये क्या था? इनका उद्देश्य था। तो ऑपरेशन ओलिवर के बारे में आप जानिए। ऑपरेशन ओलिवर जो है 2013 में भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? कछुए के प्रजनन क्षेत्र को क्या करना है? सुरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना। 7 हो गए। 7 के बाद 8वां हम यदि बात करें तो 8वें नंबर पर क्या आएगा भाई? मगरमच्छ परियोजना। मगरमच्छ परियोजना देखने को मिलेगा। चलिए, इस मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत अगर देखें, शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी सन 1975 में। पहली बात है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि IUCN ने इसे किस कैटेगरी में रखा गया था? संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया था। संकटग्रस्त प्रजाति में क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है, लेकिन इनकी संख्याओं में बाद में ये देखा गया है कि इनकी संख्याओं में बाद में वृद्धि की गई थी। ठीक है, इनकी संख्याओं में, कहने का मतलब मगरमच्छ की संख्याओं में बाद में वृद्धि हुई। बाद में क्या की गई? वृद्धि होने लगी। ठीक है, ये भी याद रखिए। इसे IUCN ने संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया, लेकिन धीरे धीरे मगरमच्छों का जब संरक्षण होने लगा तो ये संकटग्रस्त प्रजाति से निकल गए। कहने का मतलब है बाद में इनको क्या कहने गए? वृद्धि होने लगी इनकी। चलिए, फिर महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत हम बात करें सन 1978 में। ठीक है, सन 1978 में 16 मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। ये याद रखिए।
साथ ही साथ इसके संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण हेतु 11 अभयारण्य बनाए गए। 11 अभयारण्य भी बनाए गए। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी मगरमच्छ परियोजना की सन 1975 में। और क्या क्या इनकी खास बातें हैं कि IUCN ने इसे संकटग्रस्त प्रजाति में तो रखा था, लेकिन जल्दी से ये क्या कर गए, ग्रोथ कर गए। ठीक है, अपनी संख्याओं में वृद्धि कर गए। 1978 में 16 मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। साथ ही साथ 11 जो है अभयारण्य खोले गए अलग अलग स्थानों पर मगरमच्छ के संरक्षण हेतु। तो ये मगरमच्छ परियोजना को आप याद रखिए, ध्यान रखिए। तो ये 8 हो गए। चलिए अब बच जाते हैं 2 और। एक है 90 नंबर पर हम बात करें तो गैंडा परियोजना या गैंडा संरक्षण। गैंडा संरक्षण गैंडा संरक्षण की शुरुआत की बात करें तो ये सन 1987 1987 में की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे कि इनके बारे में अगर देखिए, ठीक है, कि जो एक सिंगी वाला गैंडा, एक सिंगी वाला गैंडा सिर्फ कहाँ पाया जाते हैं, सिर्फ भारत में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है। उद्देश्य क्या था गैंडा संरक्षण की, कि गैंडा के शिकार को रोकना। गैंडा के शिकार को क्या करना है, रोकना। ठीक है, कुछ स्थानों पर गैंडा संरक्षण अभयारण्य खोले गए। इनके संरक्षण के लिए क्या खोले गए, गैंडा संरक्षण अभयारण्य। कुछ स्थानों पर क्या खोले गए, गैंडा संरक्षण अभयारण्य खोले गए। जैसे कि देख सकते हैं, एक तो मानस अभयारण्य, एक तो मैंने क्या कहा, मानस अभयारण्य। अरे यार क्या हो गया, मानस अभयारण्य असम में खोले गए। फिर काजीरंगा उद्यान, काजीरंगा उद्यान जो असम में ही है। जल्दापारा अभयारण्य, जल्दापारा अभयारण्य जो पश्चिम बंगाल में है। मैं अपना वीडियो हटा देता हूं और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो है स्थान किसके लिए है, गैंडा संरक्षण के लिए है। ठीक है, गैंडा को संरक्षित करने के लिए खोले गए थे। चलिए, और बच गए आपका लास्ट। और लास्ट क्या है भाई आपका 10वें नंबर पर क्या बच गया आपका,
चलिए, गिर सी परियोजना क्या है? गिर सिंह परियोजना। चलिए, गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत कब हुई थी भाई? शुरुआत हुआ था 1972 में, 1972, 1972 में इनकी शुरुआत की गई थी। फिर यदि बात करें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो क्या है आपका, ठीक है, 1973 में से गिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, 1973 में गिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पहली बातें। फिर आप देख पाएंगे एशियाई सिंहों की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य यहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, गिर अभ्यारण्य देखने को मिला, खोले गए। फिर अगर यहाँ पर देखें, एकमात्र उद्यान जहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं, इस गिर अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में एकमात्र क्या रहते हैं भाई? शेर पाए जाते हैं। ठीक है, तो 10 था, 10 प्रोजेक्ट के बारे में हम देख रहे थे, तो 10 का 10 प्रोजेक्ट हम देख चुके हैं, हो गया। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट वाली बातें जो कल स्टार्ट मैंने किया था वो आज हो जाता है ख़त्म, हो जाता है फिनिश। ठीक है, चलिए अब बातें करेंगी जैव विविधता संरक्षण हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे। चलिए वीडियो ला लेता हूं अपना। मैंने क्या कहा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या क्या प्रयास किए गए थे वो हम देखेंगे। जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। चलिए, तो क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखने को मिलेगा? विभिन्न सम्मेलन किया गया था। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे, हम पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन, एक हुआ था आपका कार्टाजेना सम्मेलन, या जिसको कार्टाजेना प्रोटोकॉल बोला जाता है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नगोया सम्मेलन, एक है ऐची लक्ष्य। ये सारी चीज़ें हम अभी बातें करेंगे, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन। क्या था ये पृथ्वी सम्मेलन, हम बातें कर लेते हैं। तो
ये शुरुआत कब हुई थी पृथ्वी सम्मेलन की? 1992। शुरुआत कब हुई थी भाई? 1992। ठीक है, कहाँ हुआ था शुरुआत 1992 में? कहाँ पर? ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील की रियो डी जेनेरिया। ठीक है, कहाँ पर? रियो डी जेनेरिया। और इसका मूल उद्देश्य, इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य क्या क्या था? ठीक है, तो जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना है, जैव विविधता के संरक्षण एवं भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं जैव विविधता को बनाए रखना, जैव विविधता को बनाए रखना। ठीक है, तो सॉरी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में, जहां पर आपका देखने को मिलेगा क्या उद्देश्य था कि जैव विविधता के को संरक्षित करना है, आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसके लिए, ठीक है, हम, ठीक है, एक स्वच्छ वातावरण छोड़ के जाएंगे एवं जैव विविधता को बना के रखेंगे। ऐसे यहाँ पर जो है उद्देश्य यहाँ पर लेके आए थे। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन के को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसका अन्य नाम अगर देखें, अन्य नाम पृथ्वी सम्मेलन, तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलिए, तो ये था आपका कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन। तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ प्रयास करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे भाई? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल। चलिए, क्या है ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल? कब शुरुआत हुई थी, कब क्या हुआ था, ये हम बात करेंगे। तो उसकी शुरुआत 29 जनवरी 2000 को किया गया था। कहने का मतलब ये प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को किया गया था। पहली बातें। दूसरी बातें, ये कहाँ हुआ था? तो पेरिस में, फ्रांस, पेरिस में हुआ था। चलिए, इस समय पहली बार अगर देखें, पहली बार भारत इस सम्मेलन का हिस्सा हुआ था, भारत इस प्रोटोकॉल का हिस्सा बना। ठीक है, कब? 2003 में भारत इस प्रोटोकॉल का हिस्सा कब बना था भाई? ये भी याद रखिए, हिस्सा 17 जनवरी 2003 में बना।
ठीक है, भारत इस प्रोटोकॉल का हिस्सा 17 जनवरी 2030 में बना था। ये याद रखिए, जिनका उद्देश्य, इस कार्टाजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण एवं उसके स्थायी इस्तेमाल के प्रभावों का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े, मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, मैं अपना वीडियो हटा देता हूं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 ये लाया गया था। ठीक है, एक है आपका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। इसकी क्या खास बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हम बात करेंगे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसको हम कहते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक है, ये क्या क्या खास बातें हैं? तो पहली बात है कि जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है उनकी शर्तों को पूरा करना है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कार्टाजेना प्रोटोकॉल की शर्तों को पूरा करना, क्या करना है? पूरा करना है। पहली बातें इस जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 की बातें। दूसरी बातें, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? एनबीए की गठन की गई थी। किसकी? एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, एनबीए का क्या किया गया था? गठन देखने को मिला था, गठन किया गया था। ठीक है, और एनबीए के इसी आधार पर, इसी के आधार पर आप देख सकते हैं जो राज्य हैं, प्रत्येक राज्यों में क्या किया गया है? एसबीएन की स्थापना की गई। एसबीएन कहने का मतलब है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, तो एनबी की गठन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की जो है गठन किया गया था, और इसी के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर एसबीए की गठन की गई थी।
स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, किसमें, लगभग, ठीक है, सभी राज्यों में, सभी राज्यों में क्या किया गया था, एसबी की गठन की गई थी, ठीक है। चलिए, और एनबीएन क्या करेगा, एसबीए के साथ मिलकर, ठीक है, दोनों साथ मिलकर, दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे, जैव विविधता, विविधता का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एनबीए की गठन की गई, और एनबीए के आधार पर ही एनबीए ने एसबीए की गठन किया था, और लगभग सभी राज्यों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए, संरक्षण के प्रयास के लिए दोनों मिलकर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर जैव विविधता का संरक्षण के तहत, ठीक है, आपकी जो जीव जंतु है, जीव जंतु और जीव जंतु के साथ साथ जो पेड़ पौधे वनस्पति है, पेड़ पौधे एवं वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधे एवं वनस्पति, इनकी भी क्या की गई थी, इनका उद्देश्य था कि जैव विविधता के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पति, इन दोनों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये था जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत ये देखने को मिला था, ठीक है। हो गई पूरी बातें। चलिए, तो ये हम कार्टाजेना व देखते हैं, फिर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम देख लिए सॉरी। फिर हम बात करेंगे नागोया सम्मेलन। थर्ड एक है आपका जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें से एक और है नागोया सम्मेलन, ठीक है। नागोया सम्मेलन कब हुआ था, क्या उद्देश्य है इसकी, ये बातें करेंगे। तो इसकी शुरुआत की बात की जाए, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था नागोया सम्मेलन, तो अक्टूबर 2010 में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया था, अक्टूबर 2010 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, नागोया में। नागोया कहाँ पर, जापान। जापान के नागोया में क्या किया गया था, ये सम्मेलन स्टार्ट किया गया था, और जिसका मूल उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य क्या था, आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, ठीक है। आनुवांशिकी संसाधनों के प्रयोगों से, ठीक है, प्रयोगों से होने वाले लाभों की निष्पक्ष एवं बराबर भागीदारी सुनिश्चित की जाए या हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, ठीक है। चलिए, बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, चलिए, या बोल सकते हैं लाभ में समान भागीदारी। क्या है, लाभ में समान भागीदारी, ठीक है। यह है नागोया सम्मेलन। एक जो बच जाते हैं, क्या था भाई, ऐची लक्ष्य। चलिए,
एक ही लक्ष्य, चलिए एक ही लक्ष्य का ये लक्ष्य क्या है, ये उद्देश्य क्या था इनका, ठीक है। एक ही लक्ष्य का उद्देश्य क्या था, ये हम अगर बात करें तो उद्देश्य क्या था भाई कि जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को 2050 तक क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को 2050 तक क्या करना है, पूरा करना है। ये क्या था, अच्छी लक्ष्य था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें 20 लक्ष्यों को शामिल कर उसे 5 कैटेगरी में या 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। 5 वर्गों में क्या किया था, विभाजित किया गया था। जैसे कि 5 वर्ग कौन कौन से, जैव विविधता की हानि के कारणों को पहचानना, कि हानि के कारणों को पहचानना, कहने का जैव विविधता को किस प्रकार से हानि हो रहा है, किस कारण से हानि हो रहा है, उसको पहचानना है, पहली बात है। दूसरी बात है धारणीय उपयोग एवं उत्पादन, फिर सभी स्तरों पर जैव विविधता का संरक्षण, सभी स्तरों पर जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के लाभों को बढ़ाना, जैव विविधता के लाभों को बढ़ाना, और शिक्षा के द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु आम नागरिक को भागीदारी बनाना। शिक्षा के द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु आम नागरिक की भागीदारी बढ़ाना। ये क्या था भाई, ये इसी लक्ष्य के अंतर्गत 5 वर्गों में जो विभाजित था, ठीक है, ये यही है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो चीज़ हम देख पा रहे हैं वो सब खत्म हो गया। कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी एक प्रकार से पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो हमने 5 लेक्चर में इसको ख़त्म किए, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं तो जल्दी जल्दी फिनिश किया हूँ ये लास्ट भाग को, ठीक है। वो जो इम्पोर्टेंट आपका पहले वाला बहुत था, ठीक है, 2-3 पार्ट इसको जो जल्दी जल्दी मैंने ख़त्म किया हूँ, ठीक है। तो 5वां भाग था, ठीक है। तो 5 भाग में पूरी तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा भाई, क्लाइमेट चेंज, या जिसे कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है, जलवायु परिवर्तन, या जिसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेट चेंज।
तो उसकी हम बातें करेंगे, लेकिन इसकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि ये आपका आज जो बायोडाइवर्सिटी है पार्ट 5 ये ख़त्म हो जाता है और नया टॉपिक नए सिरे से हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। आज आपका बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।